हेलो दोस्तों। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा बीकॉम का। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के लिए है। तो जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर इसमें 10 पॉइंट्स पूछेगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपके 10 मार्क्स जो हैं ये फिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यानी इस टॉपिक के अंदर हम जो इनकम का हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन सी इनकम है जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बेसिस ऑफ चार्ज। तो सेक्शन 56 के अंदर इसके चार्जिंग का बेसिक्स बताए गए हैं। क्या बताया गया है कि एनी इनकम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अदर हेड्स ऑफ इनकम, जो किसी हेड में नहीं आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जिसका कोई नहीं, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यानी जो किसी भी हेड में इनकम नहीं आएगी, किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, उसको किस में इंक्लूड कर दिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जैसे आपको पता है, एक तो हमारी होती है सैलरी इनकम। जो हम सैलरी करते हैं, कहीं काम करते हैं तो एम्प्लॉयर से अपने सैलरी रिसीव करते हैं। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो आपको रेंट रिसीव होता है। तीसरा आता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हमारा होता है जब हम किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें जो हमें गेन होता है, तो हमारा कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाता है। इसके बाद कोई बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम पीजीवी में टैक्सेबल होती है। और जो इन चारों में कहीं नहीं आई, वो कहाँ आ जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो अल्टीमेटली बाय डिफ़ॉल्ट अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी टैक्सेबल पर्पज़ से आपके लिए। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि इनकम इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन 57(1). क्या बोलता है, सेक्शन 57(1) कवर्स एनी इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। हाउएवर सेक्शन 56(2) स्पेसिफाई इनकम विच आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इनकम तो ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है वो 56(1) में आ जाएंगी। और कुछ ऐसी स्पेसिफिक इनकम है जो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती हैं, वो हमारी होती है 56(2) के अंदर में बताया गया उसके बारे में। ठीक है, तो वो कौन कौन सी 10 इनकम है वो हम देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले 10 इनकम की बात करें, वो जो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे यही इनकम की टाइप्स पूछेगा वो। तो सबसे पहले जो हमारी आती है 10 इनकम्स के अंदर, वो होती है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड जो आपको रिसीव हो रहा है, डिविडेंड किससे रिसीव होता है हमको, डिविडेंड रिसीव होता है किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी से। आपको किसी भी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो जब भी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपनी आपको क्या पे करेगी, वो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है। ठीक है, इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स जो होते हैं उसका फॉर्म जो है वो आपको दिया जाता है डिविडेंड के फॉर्म में। द डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड is distribution of divisible profit by a joint stock company to its shareholder by way of return on investment in the shares or the of the company. ठीक है, any dividend declared, distributed or paid by a company to its shareholder is chargeable to tax under the head income from other source। तो जो भी आपको डिविडेंड रिसीव होगा वो एक किस में टैक्सेबल होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, क्या कि एक्चुअल डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव हो रहा है डिविडेंड, डोमेस्टिक कंपनी हो गई हमारे इंडिया की कंपनी जो होंगी, तो डोमेस्टिक कंपनी से कोई भी डिविडेंड रिसीव होगा तो वो तो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के हैंड में वो एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स तो लगता है, लेकिन वो टैक्स वो कंपनी जमा कराएगी जो कंपनी डिविडेंड दे रही है। यानी वो शेयर होल्डर्स को पहले ही डिविडेंड पर टैक्स लगा कर ही उनको जो है बचता है, जो नेट बचता है वो नेट दिया जाता है डिविडेंड जो हमारा शेयर होल्डर है उसको। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कंपनी ने जो टैक्स का हिस्सा है पहले ही निकाल लिया होगा, और बाकी जो बच रहा है वो किसको दे रहे हैं, शेयर होल्डर को दे रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स यहाँ पर भी दिया जाता है, लेकिन वो टैक्सेबल किसके लिए होता है, वो कंपनी के लिए टैक्सेबल होता है, शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल नहीं होता। तो एक्चुअल डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स इफ द डिविडेंड इनकम डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख। तो 10 लाख से अगर कम इनकम है तो वो टैक्सेबल नहीं है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। बट हाउएवर द कंपनी डिक्लेयरिंग डिविडेंड टू पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स,
तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, लेकिन कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, उस पर सीडीटीटी पे करना पड़ेगा, यानी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स यहाँ पर पे कंपनी को करना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं करती, वो गवर्नमेंट जो है वो पैसा किससे ले लेती है, कंपनी से ले लेती है, ठीक है। एक्चुअल डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन अगर किसी फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो तो शेयर होल्डर्स के हैंड में ही टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर टैक्स उसको देना पड़ेगा, शेयर होल्डर को ही टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये हमारी इनकम हो गई डिविडेंड की इनकम, जो 10 लाख से कम है। लेकिन 10 लाख से कम है तो एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन अगर वो 10 लाख से ज़्यादा हुई, वो 10 लाख से ज़्यादा हो गई, तो फिर क्या होगा। तो वेयर द डिविडेंड इनकम और स्पेसिफाइड जैसे सी रेजिडेंट इन इंडिया एक्सीडिंग रुपीज़ 10 लाख, जब वो किससे ज़्यादा हो गई, 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो एक्सीडिंग रुपीज़ 10 लाख, टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम एक्सीडिंग रुपीज़ 10 लाख एट द रेट 10%। तो वहाँ पे टैक्स किस पे लगाया जाएगा, जो 10 लाख से जो ज़्यादा इनकम है उसका 10% टैक्स पे टैक्स लगा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हमें सैलरी जो है हमारी 6 लाख, हाउस प्रॉपर्टी हमारी 3 लाख और डिविडेंड हमारा 14 लाख। तो सैलरी से इनकम हुई 6 लाख, हाउस प्रॉपर्टी से हुई 3 लाख, तो टोटल इनकम जो हुई हमारी 9 लाख हुई बिना डिविडेंड के, और जो डिविडेंड है वो है 14 लाख। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि जब आप 10 लाख से ज़्यादा एक्सीडिंग 10 लाख, जब आप 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड रिसीव करोगे तो उस केस में जितना भी ज़्यादा डिविडेंड होगा 10 लाख से, जो एक्सीड करता है 10 लाख से, उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। तो यहाँ पे जो 14 लाख उसमें 10 लाख हो गया एग्जाम्प्ट, बचा 4 लाख। अब जो ये 4 लाख बैलेंस है इसका 10% जो है आप पर टैक्स लगा दिया जाएगा, यानी कि 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको 40,000 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा अपने डिविडेंड पर। अदर इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो इसका मतलब 14 लाख पे 40,000 का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो अदर इनकम है 9 लाख, तो 9 लाख पे जो आप स्लैब रेट से लगाते हो, जो आप स्लैब रेट से लगाते हो 2.5 लाख तक एग्जाम 250 तक एग्जाम 255 लाख का, फिर उसका परसेंट, फिर 5 लाख से ऊपर उसके 20% जो आप चार्ज करते हो वही चार्ज करोगे इस पर आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जब डिविडेंड इनकम 10 लाख से ज़्यादा होगी तो जितनी भी डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा है उसका 10% हमको टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ जाएगा। क्लियर है आपको पॉइंट ये, ओके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो इनकम है हमारी, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड की जाएगी, वो इनकम होगी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज। आपकी लॉटरी लग गई, भाई लॉटरी लगने का मतलब तो पैसा ही पैसा, और पैसा ही पैसा, तो फिर उस केस में पैसा गवर्नमेंट तो आपको ऐसे छोड़ेगी नहीं पैसा आपके पास, तो गवर्नमेंट जो है उस लॉटरी की इनकम को आपको इंक्लूड कर देगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्रॉसवर्ड पजल, आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करी, उसके बदले आपको कोई प्राइज़ मिला, तो वो क्रॉसवर्ड पजल्स को सॉल्व करने पे जो भी रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है, जो भी पैसा आपको मिल रहा है, वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा इंक्लूड। रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, अगर आपने कोई रेस जीती, कोई हॉर्स रेस में आपने पैसा लगाया और उसमें आपका कोई पैसा आपने विन किया, तो उस केस में भी जो पैसा आपने जीता है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। फिर आता है कार्ड गेम्स, आजकल देखा होगा आपने रमी और लाइक 3 पत्ती गेम होते हैं जो ये ऑनलाइन खेले जाते हैं। तो ये जो कार्ड गेम है, कार्ड गेम में अगर आप कोई पैसा बना रहे तो क्या वो भी आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे, नहीं, वो भी आपके लिए क्या है, टैक्सेबल है। किस में टैक्सेबल होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। गैम्बलिंग एंड बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म, जो आपने गैम्बलिंग जो कजिनोज वगैरह में होती है, वो गैम्बलिंग से अगर आपने या बैटिंग से किसी भी तरीके से पैसा कमाया है तो वो भी आपकी इनकम अदर सोर्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये उन जगहों के लिए जहाँ पे अलाउड है, जैसे गोवा में अलाउड है, तो वहाँ पे जो है इनकम फ्रॉम, वहाँ से अगर आपने वो इनकम कमाई तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी पैसा आप कमा रहे हो, इन सब 5 लॉटरी हो चाहे वो, ठीक है, चाहे वो हो आपके क्रॉसवर्ड पजल हो, फिर या रेस शोर्स या कार्ड गेम्स, या फिर गैम्बलिंग से जो भी आप पैसा कमा रहे हो, ये सारा का सारा पैसा आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, तो ट्रीटमेंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस एंड कार्ड गेम्स, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले उसने बोला कि ग्रॉस विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज,
तो आपने जो लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल या रेस में जो भी पैसा जीता है वो पैसा आपके लिए चार्जेबल होगा इनकम टैक्स में एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। 30% से आप पे उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर कोई सरचार्ज है तो सरचार्ज भी अप्लीकेबल होगा, प्लस सेस 4%, उस पर सेस लगेगा और 4%, ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस विनिंग्स। यहाँ बात हो रही ग्रॉस विनिंग्स की, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज़ जीते हैं और उस पर 30% टैक्स लगेगा तो नेट हो गया 70, लेकिन ग्रॉस की जो बात करें तो ग्रॉस कितना है 1 लाख, तो टैक्स 70 पे चार्ज नहीं होगा, टैक्स चार्ज होगा 1 लाख पे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ग्रॉस विनिंग्स का। अच्छा जी, अब यहाँ पर नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस इन कनेक्शन विद दिस इनकम। आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी या कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा जो भी आपको इनकम हुई है इसमें से। However, expenses incurred in respect of the activity or owing and maintaining resources shall be allowed। अब जैसे क्या इन दोनों पॉइंट्स का मतलब है? इन दोनों पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप बोलोगे जी मैंने लॉटरी लगी मेरी 1 लाख की, लेकिन वो लॉटरी की टिकट मैंने 5000 में ली थी। अब जो इनकम हुई ना मेरी वो 1 लाख माइनस 5000 इज इक्वल टू 95,000 हुई, तो मैं 95,000 टैक्स भरूंगा नहीं, आपको यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी, डिसअलाउड। आपकी इनकम कितनी है पूरी 1 लाख, तो 1 लाख का 30% आप यहाँ पे टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनकम आपकी है वो 1 लाख है, आपने जो भी खर्चे करे हैं उस इनकम को कमाने के लिए वो उसकी डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। तो नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, साफ साफ बोला उसने कि चाहे आप कोई भी खर्चा करो वो कोई भी डिडक्शन आपको उस केस में अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस शैल बी अलाउड। अब आप घोड़ों की रेस कराते हो, तो घोड़ों की रेस कराते हो उसमें आपने पैसा जीता, अब भाई देखो मैंने इनकम तो कमाई, लेकिन जो ये हॉर्सेस हैं मेरे पास, जो घोड़े हैं मेरे पास, इनके कुछ रख रखाव भी होता है, इनका मेंटेनेंस भी होता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो अगर मैं एक साल में 10 लाख कमाता भी हूँ तो इन घोड़ों को रख रखाव में मेरे मेंटेनेंस में मेरे 3 लाख जो है पैसे खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी 7 लाख रुपीज़, यानी यहाँ पर आपको डिडक्शन दे दी जाएगी क्योंकि ये जो आपका काम है इसमें आपका हॉर्सेस को मेंटेन करने का रेगुलर एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस आपको क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, आगे बोला गया कि भाई एज इन द केस ऑफ सम अदर इनकम्स there is also a provision for tax to be deducted at source from income from winning of lotteries, horse races and crossword puzzles। अब यहाँ पर कई बार आपको इनकम जो सोर्स जहाँ से भी होती है वहाँ पे आपको खुद टैक्स जमा नहीं कराना है, वहाँ पे जो भी आपको पैसा देगा, जिस भी सोर्स से आपकी इनकम है, वो खुद आपके पैसे पर टैक्स क्या कर लेगा, पहले ही डिडक्ट कर लेगा, यानी टीडीएस काट के आपको इनकम वहाँ पे दी जाएगी। यानी अगर आप किसी लॉटरी को जीतते हो, आपकी कोई लॉटरी लग जाती है 1 लाख की, तो वो 1 लाख आपको पूरी नहीं देगा, वो आपका 30% जो है पहले ही डिडक्ट कर लेगा, यानी आपको नेट 70,000 ही वहाँ पे करेगा। क्यों? क्योंकि 30,000 जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को वो जमा कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पैसा पहले से ही कट के आता है, टैक्स उस पर डिडक्ट होके आता है, तो टीडीएस उस पर डिडक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आपको नेट अमाउंट ही मिलता है। तो इन द केस ऑफ सम अदर इनकम देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल। द रेट ऑफ टीडीएस इन द केस ऑफ सच इनकम इज 30% इफ द इनकम एक्सीड 10,000। तो 10,000 से ज़्यादा की अगर आपको इनकम कमाते हो तो उस केस में आपका 30% आपको डिडक्ट होके मिलेगा। सच टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज इनकम एंड द अमाउंट रिसीव इज नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो आपका जो अमाउंट है वो नेट अमाउंट होता है जो भी डिडक्ट होने के बाद आता है। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम अदर गेम्स, अदर रेसेस, गैम्बलिंग्स और बेटिंग्स। अगर आपको रेस में कोई हुआ है, गैम्बलिंग में कोई है, वेटिंग में कोई हुआ, आप जैसे आप कजिनो में खेल रहे हो,
अब कजिनो में खेलते जो आप पैसा जीतोगे तो क्या वहाँ पे आपके टीडीएस काट के पैसा दिया जाएगा? नहीं, आपको पैसा मिल जाएगा, बस आपको बाद में उस क्या करना पड़ेगा, उस पैसे पे जो भी टैक्स बनता है वो आपको खुद से जो है डिपॉजिट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो वहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा पैसा। फिर आता है कि नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U इज़ अलाउड फ्रॉम सच इनकम। जो ये इनकम का टाइप है ना आपका, इसमें से आपको सेक्शन 80 की कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये जो भी इनकम है, विनिंग लॉटरी से होना, हॉर्स रेस से, कोई क्विज गेम शो जीतना, ये सब आपको इनकम तो दे रहा है, लेकिन इस इनकम में कोई आपने कोई ज़्यादा जो है मेहनत तो नहीं करी थी, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डिडक्शन आपको इसमें से अलाउ नहीं की जाती, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ट्रीटमेंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो इनकम है हमारी, एनी सम रिसीव बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू एनी स्टाफ वेलफेयर स्कीम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, ये हमारा एम्प्लॉयर है, एसएससी का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय से पैसा ले रहा है। अब एम्प्लॉय पैसा क्यों देता है अपने एम्प्लॉयर को? आपको पता होगा जो स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स होती हैं कि भाई मेरे प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर देना या मेरे प्रोविडेंट फंड में डाल देना पैसा। तो यानी एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर रख रहा है, किस लिए? कि उसको हम प्रोविडेंट फंड में जमा कराएंगे। इफ़ द सेम इज़ नॉट टैक्स्ड एट पीजीवीपी, तो यानी अगर आपको वो पीजीवीपी में टैक्सेबल हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पे देखो टैक्स की बात कब आती है, पहले तो टैक्स लगेगा कब? अगर वो पैसा लेके एम्प्लॉय से अपनी जेब में रख ले तो टैक्स लगेगा। अगर वो पैसा लेके एम्प्लॉय से जमा करा दे उसके पीएफ में, तो क्या फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं भाई, जिस भी पर्पज़ के लिए उसने पैसा दिया था वो मैंने आगे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो ये एम्प्लॉयर के लिए फिर इनकम हुई ही नहीं। लेकिन इनकम कब होगी उसके लिए? जब वो पैसे को आगे जमा नहीं कराता है, उसको डिपॉजिट नहीं करता है, तो इसके लिए इनकम होगी वो। तो एनी सम रिसीव बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू एनी स्टाफ वेलफेयर स्कीम इफ द सेम इज़ नॉट टैक्स्ड एज पीजीवीपी। तो अगर आपने पैसा ले तो लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया है, तो आपके लिए वो अगर पीजीवीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ठीक है। However, when the SSC makes the payment of such contribution within the time limit under the scheme of welfare, then the payment will be allowed as deduction and only the balance amount will be taxable. Employer ने दिया उसको 5 लाख, उसने डिपॉजिट करा दिया 4 लाख, तो 4 लाख तो डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि भाई तुम्हारे पीएफ का पैसा तो मैंने पीएफ में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन 1 लाख तुम्हारी जेब में रखा है, तो 1 लाख तुम्हारा क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तुम्हारी इनकम माना जाएगा, और वो जो है टैक्सेबल हो जाएगा किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जब एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन का पैसा लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इफ़ द सेम इज़ नॉट टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम। सिक्योरिटीज़ से मतलब हमारे यहाँ बॉन्ड से हो गया, डिवेंचर से हो गया। तो यहाँ पर कोई भी डिवेंचर या बॉन्ड से कोई भी इनकम अगर आपको हो रही है, तो इंटरेस्ट जो भी आपको रिसीव होगा वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा? इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इनकम कहीं ना कहीं इंक्लूड होगी, किसी ना किसी हेड में होगी, नहीं होगी तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ मीन इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ फॉर मनी इशूड बाय ऑन बिहाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी, कंपनी, कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय अ सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट। यानी यहाँ पे तो खुद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट दे रही है, और यहाँ पे कोई भी कंपनी या कोई भी कॉरपोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविजनल एक्ट के अंदर बनी है, यानी कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है इनके अंदर, तो उससे अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ एक्रूड अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब जितने दिन आप होल्ड करोगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। 6 मंथ्स होल्ड करोगे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 1 ईयर होल्ड करोगे 1 ईयर का। अंडर सेक्शन 193 TDS फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इन 10%। तो यहाँ पे क्या कटता है, जो भी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा सिक्योरिटीज़ पे उस पर 10% TDS काट के दिया जाएगा। हाउएवर नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन केस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यानी यहाँ पर अगर कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो उस केस में आपका TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है हमारी जिस पर जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो एग्जेम्प्ट होगा?
सबसे पहले कोई भी नेशनल डिफेंस बॉन्ड पे इंटरेस्ट, कोई भी स्पेशल बियरर बॉन्ड पे, कोई भी ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं, कोई भी पोस्ट ऑफिस से आपको पोस्ट ऑफिस से सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3,500 इन केस ऑफ सिंगल जॉइंट अकाउंट एंड 7,000 इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट। तो इतने का आपको जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी अगर आपको 3,000 रुपये 500 रुपये का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स, नेशनल 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, notified relief bond, gold deposit bonds, scheme of fixed deposit governed by the government savings certificate, scheme of fixed deposit governed by the post office and notified bond, debentures of a public sector company और by a local authority। तो इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इसे ध्यान रखना, बाकी जो आपको है ये सारे जो एग्जाम्पशंस हैं वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें अब आता है हमारा इनकम फ्रॉम letting out of machinery, plant or furniture along with letting out of building, and the two things are not separable। आपको याद होगा जब आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसेप्ट हुआ करता था कि भाई जो इनकम होगा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी उसमें कंपोजिट रेंट होता था। कंपोजिट रेंट के अंदर दो चीज़ें होती थी कि भाई या तो आपका जो कंपोजिट रेंट है उसमें सर्विसेज भी हैं, साथ में रेंट भी आपके घर का भी है। तो जब रेंट और सर्विस दोनों होंगी आपकी, तो या तो वो अलग हो सकता है या फिर अलग नहीं हो सकता। अगर वो अलग हो सकता था तो हमने उसको आप अलग करके देखा था, लेकिन वो अलग नहीं हो सकता था तो हमने बोला था क्या तो उसको पीजी में टैक्सेबल करेंगे। अगर पीजी में टैक्सेबल नहीं हुआ तो फिर कहाँ टैक्सेबल होगा ये टैक्सेबल होगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इनकम फ्रॉम letting out of machinery, plant or furniture along with letting out of building and the two lettings are not separable। इनको क्या कर सकते हैं हम सेपरेट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इफ़ द इनकम इज़ नॉट टैक्सड एज बिजनेस इनकम, तो अगर ये बिजनेस इनकम में टैक्स नहीं हुई है तो जो भी इनकम आपकी यहाँ से रिसीव होगी वो पूरी की पूरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, तो अभी हमने ये 5 यहाँ पर इनकम डिस्कस कर ली। अब हम जो बाकी इनकम है इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।